स्वागत है आप सभी दर्शकों का। पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं नैनीताल की खबर, जहां पर देर रात स्टाफ हाउस इलाके में आग लग गई। आग घर में लगी है। आग इतनी भीषण थी कि पूरा घर आग से स्वाहा हो गया। घर वाले बच गए हैं, लेकिन घर का सारा सामान जल चुका है। लाखों का नुकसान हुआ है। आग की सूचना स्थानीय लोगों की तरफ से फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब तक आग बुझाई गई तब तक सब कुछ जल चुका था। लेकिन राहत की बात यह है कि इस अग्निकांड में जनहानि नहीं हुई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उस कमरे में थे, पूरा सामान जल गया मेरा, कुछ भी नहीं बचा उस कमरे में। तो वो भी पड़ोस वाले ने बताया। तो सरकार से क्या करूं, मंगलसूत्र था वो भी जल गया, पूरा सामान जल गया। कैसे काम कर करके बनाया था, कहाँ से करूं अभी तक सब। ये तारी राम के यहाँ पर आग लगी थी। जब हम पहुंचे तो आस पड़ोस वालों ने लगभग पूर्ण रूप से बुझा ही चुके थे। थोड़ा बहुत है हमने देखा, थोड़ा बहुत बाल्टियों से पानी डलवा के हमने पूर्ण रूप से निरीक्षण करके आग बुझवा दी है यहाँ पर। और उनका जो भी सामान था उस रूम का लगभग खत्म हो चुका। उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में आज भी एवलांच का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस पर आप महत्वपूर्ण जानकारी ये ले लीजिए कि सभी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों को नहीं जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सभी ऊंचाई वाले इलाकों में जो पर्यटक वहां पर पहले से मौजूद थे उनको बुला लिया है वापस। इससे पहले चमोली में आए एवलांच में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 48 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। माफ कीजिए, 46 लोगों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 55 लोग एवलांच में बड़े पहाड़ के टुकड़े के नीचे दब गए थे। एक बार फिर से खराब मौसम के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और एवलांच को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। चमोली की खबर पर आपको जानकारी दे देते हैं कि सोशल मीडिया पर ग्लेशियर टूटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन बताया यह जा रहा है इस वीडियो को दिखा के माणा के आसपास का ये वीडियो है, जहां ग्लेशियर टूटकर नीचे की तरफ आ रहा था। वीडियो 1-2 दिन पहले का ही बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, भयावह ये तस्वीरें हैं। जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटता है, ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटता है, तो किस तरह का मंजर देखा जाता है वो आप इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं। उधर उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से बंद हो गया गंगोत्री हाईवे। भैरव घाटी तक के खोल दिया गया है। गंगोत्री हाईवे और बॉर्डर तक मार्ग खोलने का कार्य जारी है। बीआरओ की मशीनें और मजदूर जो है लगातार बर्फ को हटाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। हर्षिल, धराली और मुकबा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को लेकर 4 दिन बाद भी सुचारू जो तकनीकी दिक्कत आ रही थी उसको ठीक कर लिया गया है। साथ ही संचार सेवा भी बहाल हो गई है। बढ़ते आगे पिथौरागढ़ की खबर जानिए अब, जहां पर दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड पूरी तरह से बंद है। बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी के कारण बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बंद है। रोड बंद होने से यहां पर दारमा घाटी के 14 गांव पूरी तरह से कैद हो गए हैं। बीआरओ रोड खोलने के काम में जुटा है, लेकिन चलखूम के पास में भारी ग्लेशियर टूटने के कारण रोड को खोलने में समय और लगना तय है। चलखूम के पास में 40 मीटर लंबा और 10 मीटर ऊंचा ग्लेशियर टूटा। बीआरओ का कहना है कि अगर मौसम ठीक रहा तो 4 से 5 दिन में दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड खोल दी जाएगी। और बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई की लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को विकासनगर एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने 5 अवैध रूप से चले रहे मदरसों को सील किया, जिसमें पहाड़ी गली में 4, कुंजा गांव में 1 और हर्बर्टपुर में 1 मदरसे पर कार्रवाई की गई। 6 मदरसों को नोटिस भेजा गया है। कार्रवाई से नाराज मुस्लिम समुदाय ने कार्रवाई को अनुचित बताया। शनिवार को 4 मदरसों को और 1 मस्जिद पर कार्रवाई करते हुए इन्हें सील कर दिया गया था।
केसों के क्रम में जो अपंजीकृत बिना नक्शा पास कराए गए जो मदरसे हैं उन पे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एमडीडीए की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 अपंजीकृत मदरसों को सील किया गया है और 6 मदरसों को नोटिस दिए गए। हम तो ये मांग करते हैं कि आप जो है हमारे मदरसों को थोड़ा रमजान का वक्त तो दीजिए, कम से कम नोटिस भेजा जाता है, नोटिस भेजे जाता, बगैर नोटिस की आप चीज कर रहे हैं, ये गलत है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर रखा है कि जितने भी अवैध मदरसे पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस बात को लेकर देखिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए उन मदरसों को जिनको नोटिस भी जा चुका है और उनके पास मदरसों की ज़मीन को लेकर, वहाँ हो रहे कृत्य को लेकर कोई पर्चा भी नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है जो प्रशासन को दिखाया जा सके। तो अब देखिए ऐसे में जो भी अवैध मदरसे हैं वो भी अलर्ट हो रखे हैं और सरकार की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। कुलदीप चौहान हमारे साथ विकासनगर से लाइव इस समय मौजूद हैं। कुलदीप के पास चलेंगे और जानकारी लेंगे। कुलदीप, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से उठाया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार इस बात को कहते हैं, जब भी मीडिया की तरफ से उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि जितने भी अवैध मदरसे हैं वो नहीं बचेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी। अब तक कितने मदरसे सील किए गए हैं, क्या कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है, आगे कितने मदरसों पर कार्रवाई होनी है, इस पर विस्तृत जानकारी कुलदीप आप दें। जी कंचन, अभी तक 9 मदरसों पर बड़ी कार्रवाई जो है 5वां दिन की अगर बात करें तो 63 यानी कि पूरी बाढ़ आ चुकी है यहाँ पर मदरसों की। और खास तौर पर देखा जाए तो घरों के एक कमरे में 2 कमरे में मदरसे चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि बिना मानकों के और बिना रजिस्ट्रेशन के इस तरीके से मदरसे चलना, तो कहीं ना कहीं बाढ़ आ चुकी है और ऐसे में प्रशासन और सरकार की तरफ से जो रुख देखा जा रहा है उसमें कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि नाराजगी भी जरूर मुस्लिम समुदाय के द्वारा प्रकट की जा रही है, देखी जा रही है। और नाराजगी सिर्फ उनकी यह है कि पहले नोटिस थमाने चाहिए थे, रमजान का महीना है, ऐसे में अब प्रशासन आके एकदम सील कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो जरूर देखी जा रही है। लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं पहले ये लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी, तो अलर्ट रहना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं तो आखिर इन मदरसों में पढ़ाया क्या जा रहा था। तो ऐसे में अब लोग लगातार सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं तो पढ़ाई किस बात की। खास तौर पर देखा जा रहा है कि जिसमें जो बच्चे पढ़ने वाले वो हिमाचल और विकासनगर के सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे हैं। तो अभिभावकों पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब जिस मदरसे का रजिस्ट्रेशन ही नहीं, आखिर उसमें बच्चा क्यों भेजा जा रहा है। जी शुक्रिया आपका कुलदीप जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नैनीताल में टैक्सी बाइक के लिए बनी एसओपी धरातल पर नहीं उतर सकी है। हालात ये है कि टैक्सी बाइकें अवैध तौर पर नैनीताल की सड़कों पर दौड़ने लगी हैं। प्रशासन ने 2017 के बाद कुल 88 टैक्सी को वैध माना था, लेकिन 1600 से ज़्यादा टैक्सी बाइकें मॉल रोड पर चल रही हैं और इन टैक्सी बाइकों के चलते जाम की स्थिति बन जाती है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और आपको बता भी देते हैं यहाँ पर कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 के बाद नैनीताल में टैक्सी परमिट को अनुमति नहीं दी। बावजूद इसके आरटीओ कार्यालय ने जमकर लाइसेंस बांट डाले, जो कि अब मुसीबत बन रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र बेस्ट और जानकारी इस पर देंगे। वीरेंद्र, नैनीताल में ये सबसे बड़ी समस्या है, एक तो पार्किंग नहीं है, दूसरी तरफ टैक्सी बाइक्स जो है यहाँ पर लोगों के लिए परेशानी और खड़ी कर देती हैं। ये पूरी खबर आप विस्तार से समझाइए, यहाँ पर टैक्सी बाइकें किस तरह से अवैध तौर पर नैनीताल की सड़कों पर दौड़ रही हैं। देखिए कंचन, 2017 के बाद की टैक्सी जो बाइक हैं या जो टैक्सियां हैं उनको नैनीताल में बिल्कुल बैन कर दिया था उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा। बावजूद इसके लगातार जो टैक्सी परमिट हैं वो मिलते रहे हैं। हालांकि इन परमिटों पर यह जरूर लिखा गया है कि आप नैनीताल जो माल रोड है वो क्रॉस नहीं करेंगे, यानी माल रोड पर नहीं जाएंगे। बावजूद इसके लगातार जो टैक्सियां हैं वो बढ़ रही हैं। करीब 88 जो टैक्सी बाइक हैं वो 2017 से पहले की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी करीब 1700 से 2000 टैक्सी बाइक
बाइकें नैनीताल में चल रही हैं। आए दिन की समस्या जो सड़कों पर है वो बन रही है। पुलिस प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई करता नहीं है और जहां तहां ये लोग अपनी टैक्सी बाइकों को लगा देते हैं, तो उससे जो राहगीर हैं, पैदल चलने वाले लोग, उनको भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस मांग को लेकर नैनीताल का होटल एसोसिएशन या जो तमाम जो बुजुर्ग हैं या जो तमाम संगठन है, जनहित संगठन है, उन्होंने इस बात की मांग की थी कि जो टैक्सी बाइकें हैं इनको कम कर दिया जाए। कई बार इन्होंने इन टैक्सी बाइकों की वजह से नैनीताल की जो माल रोड है या जो अंदरूनी सड़कें हैं उनमें एक्सीडेंट भी हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि उसके बाद जब कंटेम्प्ट का मामला हाईकोर्ट में आया तो उसके बाद सरकार ने या फिर जो जिला प्रशासन है उन्होंने एक एसओपी तैयार करने की बात कही थी और 2 महीने उस एसओपी को भी हो गए हैं। उस एसओपी को आज तक लागू नहीं किया जा सका है। लिहाजा स्थिति ये बन रही है कि आज भी लगातार जो नई टैक्सी बाइकें हैं उनको लाइसेंस दिए जा रहे हैं और नैनीताल में बेरोक टोक चल रहे हैं, तो पुलिस की कार्रवाई पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इन्हीं मामलों को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक नई याचिका गई थी कि उनकी स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 2017 के बाद की जो टैक्सियां हैं वो नैनीताल में नहीं रहेंगी और इनकी वजह से लगातार जाम लग रहा है। क्योंकि देखिए, पहले सबसे अच्छा और सुंदर पर्यटन स्थल है नैनीताल, जहां पर पार्किंग की समस्या है, ऊपर से इस तरह से बाइकों या टैक्सियों का चलना और समस्या बढ़ाने वाली स्थिति पैदा करता है। शुक्रिया आपका वीरेंद्र विष्ट जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर सीएम धामी विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम होना है जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 6 मार्च तक विकसित भारत विकसित उत्तराखंड की प्रदर्शनी यहां पर चलेगी, जिसका आज मुख्यमंत्री धामी उद्घाटन करेंगे। देहरादून में सोमवार को पुष्कर धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 17 बड़े फैसलों पर मोहर लग गई। उत्तराखंड में अब 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक सिलेबस में उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा और राज्य आंदोलन के इतिहास को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों की डिग्री को इंटर के समकक्ष मान्यता दी जाएगी। साल 2024-25 के लिए गन्ना मूल्य निर्धारित तय किया गया। अगेती प्रजाति के लिए 375 और सामान्य प्रजाति के लिए 365 रुपए प्रति क्विंटल रेट तय किया गया। सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी गई। 2 लाख तक के लोन पर 75% सब्सिडी राज्य सरकार देगी। ट्राउट मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी गई है। उधम सिंह नगर में पराग फार्म की 1354 एकड़ सीलिंग की जमीन को औद्योगिक विकास के लिए सिरकुल को देने की मंजूरी दे दी गई। उत्तराखंड सरकार ने इनकम के सबसे बड़े सोर्स आबकारी विभाग को लेकर नई पॉलिसी जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो नया टारगेट 5000 करोड़ से ज्यादा का रखा गया है। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मोहर लगा दी गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में शराब राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स रहा है, तो ये सामाजिक मुद्दा भी रहा है। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए नई आबकारी नीति का ऐलान कर दिया गया है। शराब से मिलने वाले राजस्व का टारगेट इस बार बढ़ाकर 5060 करोड़ कर दिया है, जो पिछली बार से 14% ज्यादा है। नई पॉलिसी में प्रदेश के धार्मिक क्षेत्रों को शराब मुक्त घोषित कर दिया गया है। उन क्षेत्रों के आसपास खुली दुकानों को भी खत्म कर दिया गया है। उत्तराखंड के मूल और स्थायी निवासियों को 2 साल के लिए दुकान रिन्यूअल की सुविधा मिलेगी। शराब दुकानों के साथ उप दुकानों की व्यवस्था को भी पूरी तरह खत्म कर दिया है। मेट्रो ब्रांड की शराब बिक्री व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी गई है। ओवर रेटिंग की शिकायत पर दुकान का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, जबकि अब तक सिर्फ चालान की व्यवस्था थी। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी एमआरपी को अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ भी ओवर रेटिंग पर लाइसेंस रद्द हो जाएगा। राज्य में शराब उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है। राज्य में उत्पादित फलों से वाइन तैयार करने वाली वाइनरी को अगले 15 साल तक आबकारी शुल्क नहीं देना होगा। पूर्व से प्रतिबंधित है क्षेत्र, वहां पे प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा जो स्कूल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनसे एक निश्चित दूरी बनाने के लिए भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई है। इसके अलावा उप दुकानें न खोले जाने के बारे में भी आज माननीय मंत्रिमंडल का निर्णय लिया गया।
राज्य के लिए रेवेन्यू का बड़ा सोर्स होने के बावजूद नई आबकारी नीति में कई कड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। नई आबकारी नीति में स्थानीय निवासियों के हितों को प्राथमिकता दी गई है, तो साथ ही वाइनरी में आबकारी टैक्स में छूट जैसे बड़े प्रावधानों से स्थानीय उत्पादों को भी बड़ा महत्व दिया गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। ऋषिकेश के सरभारा नगर क्षेत्र में बाइक शोरूम में सड़क पर पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उसकी आंच अब पंजाब तक पहुंच गई है। बाइक शोरूम मालिक सिख समुदाय का है, जिससे स्थानीय नगर निगम का पार्षद बदसलूकी करता है। शोरूम मालिक ने पार्षद और भीड़ पर पगड़ी से बदसलूकी का आरोप लगाया, जिस पर सिख समुदाय नाराज है। कोतवाली का घेराव किया गया। पार्किंग विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दोनों तरफ से पुलिस को शिकायत दे दी गई है और अब पुलिस ने दोनों तरफ से केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। देखिए, इसमें कल जो शिकायत हमें प्राप्त हुई थी उसमें पता चला था कि बाजार में एक जगह पर जो ये वीरपाल नाम के हैं, ये वहां पर गए थे और इन्होंने पार्किंग को लेकर कुछ विवाद हुआ था और इसके बाद फिर वो लड़ाई झगड़े तक और तोड़फोड़ तक पहुंच गया, जिसमें कि एक बड़ी घटना हो गई थी, जिसके संबंध में जो हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी उसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, कितने गिरफ्तारी हुई मामले में? देखिए, इसमें 3 नेम्ड हैं और बाकी सब अज्ञात हैं। उनके अज्ञात को भी अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो अज्ञात थे उनमें से 3 की अरेस्टिंग की जा चुकी है और बाकी के लिए टीम गठित है। उधर उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियां इस बार कुछ खास रहने वाली है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन इस बार पहले से भी अधिक सतर्क है। साथ ही इस साल चारों धामों में कैपेसिटी तय करने की भी प्लानिंग हो रही है। क्या है चारधाम यात्रा के लिए ये खास प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते साल चारधाम यात्रा में 47 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन भीड़ नियंत्रण एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इस बार प्रशासन रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन प्रक्रिया को अनिवार्य करने जा रहा है, यानी हर यात्री को पहले से पंजीकरण कराना होगा और यात्रा में शामिल वाहनों के स्वामियों को डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा, जिसमें यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्थाओं की जानकारी देनी होगी। वाहन चाहे कमर्शियल हो या निजी, सभी को वाहन में बैठे यात्रियों की संख्या को डिक्लेरेशन फॉर्म में देना होगा। इस बार यात्रा के दौरान पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर 30 अत्याधुनिक AI आधारित कैमरे लगाए हैं, जो कंट्रोल रूम को लाइव डेटा भेजेंगे। अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन या डिक्लेरेशन के यात्रा मार्ग पर आता है, तो उसकी सूचना तुरंत चेक पोस्ट तक पहुंच जाएगी और ऐसे वाहनों को वापस भेज दिया जाएगा। निर्देशित किया गया है कि कुछ ANPR कैमरा लगाए जाएं, ताकि हमारे पास जितने लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं या अन्य पर्यटन के लिए भी जा रहे हैं, वो सारा डेटा हमारे पास रहेगा, तो हम उससे बेहतर यातायात प्रबंधन करने की स्थिति में रहेंगे। पिछले साल 65 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इनमें से 47 लाख यात्री ही यात्रा पर पहुंचे। इस बार प्रशासन को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से यात्रियों की संख्या और उनकी सुविधा को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकेगा। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद किया जाएगा। हर 10 किलोमीटर के अंतराल में पुलिस पिकेट, वाहन और PCR वैन मौजूद रहेगी। साथ ही पूर्व में कैंपिंग व्यवस्था को भी लागू किया जा सकता है, जिसके तहत बद्रीनाथ में 20,000 यात्री प्रतिदिन, केदारनाथ में 18,000 यात्री प्रतिदिन, गंगोत्री में 11,000 यात्री प्रतिदिन, यमुनोत्री में 9,000 यात्री प्रतिदिन रहेगी। किस समस्त पूरे रूट को एक डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा जाए। उस सेक्टर की जो पेट्रोलिंग है वो कंसर्निंग थाने के द्वारा की जाए, मोबाइल मोटरसाइकिल्स के द्वारा की जाए और उनको एक क्षेत्र दिया गया है जो लगभग पूरे 10 किलोमीटर का क्षेत्र है। इस 10 किलोमीटर की क्षेत्र में पूरे यात्रा रूट को बांटा गया है। बीते सालों से सबक लेकर प्रशासन यात्रा से पहले हर प्रकार की तैयारियों में जुटा है, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों से न गुजरना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बागेश्वर में मौसम साफ होते ही हेली सेवा का सफल ट्रायल किया गया। इसमें उम्मीद की जा रही है कि बागेश्वर से हल्द्वानी और देहरादून के लिए हवाई सफर की सुविधा जल्द शुरू होगी। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
हेली सेवा शुरू होने से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारा जो मेला डुंगरी हेली पैड है वहाँ पर DGCA की टीम आई थी, देहरादून से वो लोग आए थे और वहाँ पे ट्रायल जो है सक्सेसफुल रहा है। तो अब ये उम्मीद है कि अतिशीघ्र जो है वहाँ से रेगुलर जो हमारी फ्लाइट्स हैं वो सुचारू हो जाएंगी। हल्द्वानी में इन दिनों एक खास तरह का मेला चल रहा है जिसमें एक साथ कई राज्यों के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। खास बात यह है इस मेले की कि ऐसा मेला जहां 10 दिनों तक खरीदारी से लेकर एंटरटेनमेंट तक सब कुछ आपको दे रहा है। यहां पर भारी भीड़ भी पहुंच रही है। देखिए रिपोर्ट। ये नजारा हल्द्वानी के MB ग्राउंड का है जहां राष्ट्रीय आजीविका सरस मेले का आगाज हो चुका है। यहाँ 1, 2 नहीं बल्कि 13 से ज्यादा राज्यों की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और उद्यमी हिस्सा ले रही हैं। एक तरफ आपको यहाँ पश्चिम बंगाल की सीप कलाकारी दिख जाएगी तो दूसरी तरफ केरल का आदिवासी तेल और कढ़ाई नजर आएगी। पूर्वोत्तर के राज्यों से भी महिलाएं अपने उत्पाद लेकर यहाँ पहुँची हैं। हल्द्वानी में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, 2 बार सरस इसके पहले भी हुआ है। मैं दोनों सरस अटेंड कर चुकी हूँ। यहाँ की खरीदारी बहुत अच्छी रहती है। इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ आए कि यहाँ हमारा मार्केट बहुत अच्छा चलेगा, अच्छा बिजनेस हमको मिलेगा यहाँ से। मेरा ये फ्लावर लेके आया, मेरा हाथ से बनाया, कोई मकई का बनाता है, नारियल का पत्ता से बनाता है और बेम्बो से बनाता है। अन्य राज्यों के साथ ही उत्तराखंड के 13 जिलों से भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने उत्पाद लेकर यहाँ पहुँची हैं, जो मेले में हुई शुरुआती बिक्री से ही बेहद खुश हैं। उत्तर पार्टी ब्लॉक से इतनी दूर से आए हैं तो ये मतलब हम यहाँ पर उम्मीद ऐसी आ रही है कि आज ही हमारा जो हुआ है प्रोडक्ट लगभग 2,500-3 हज़ार तक पहुँच गया है। अभी जबकि फर्स्ट दिन है तो उम्मीद हो रही है कि हमारा सामान निकल जाएगा। जाहिर है विभिन्न उत्पादों से भरे मेले में आपके लिए बहुत कुछ है। 10 जनवरी तक चलने वाले मेले में आपको मनोरंजन की भी कमी महसूस नहीं होगी क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति के रंग यहाँ बिखरे हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून राजभवन में हर साल होने वाला बसंतोत्सव यानी कि फ्लावर शो इस बार 7 मार्च से शुरू होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस शो का उद्घाटन गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। पहले दिन दोपहर 1 बजे से शाम के 6 बजे तक फ्री पब्लिक एंट्री यहाँ हो सकेगी, जबकि 8 और 9 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक यहाँ आम लोगों के लिए खुला रहेगा। सोमवार को गवर्नर गुरमीत सिंह ने फ्लावर शो से जुड़ी हुई खास बातें मीडिया के सामने रखी। और आइए आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। अल्मोड़ा में जागेश्वर में बिजली की आवाजाही से लोग परेशान हैं। व्यापारियों ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। पिथौरागढ़ के डीएम ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है जिसमें बर्फबारी के बाद बंद पड़ी सड़कों को जल्द खोलने के निर्देश दिए गए। कोटद्वार के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत नगर निगम के अधिकारियों के साथ 10 वार्डों का निरीक्षण करते हैं। अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में जल्दी ही 20 बेड डायलिसिस के लिए बन रहे हैं। अभी तक सिर्फ 6 बेड होने से मरीजों को मैदानी क्षेत्रों का रुख करना पड़ जाता है। चंपावत जिला सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें पीएम गति शक्ति योजना पर चर्चा की गई है। बागेश्वर के डीएम ने जनता दरबार लगाया जिसमें 12 शिकायतों को सुना गया, तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अल्मोड़ा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं की आजीविका बढ़ाने पर जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार की ओर से पौड़ी से एक अनूठी शुरुआत की गई है जिसे रैपिड सॉल्यूशन ऐप का शुभारंभ किया गया और लोगों तक पहुंचाया गया। कुमाऊं भर में चल रही नाबार्ड की योजनाओं की अल्मोड़ा में समीक्षा की गई है, साथ ही निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। और उत्तरकाशी में पुलिस आरक्षी भर्ती
प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है, जिसमें पहले दिन 500 अभ्यर्थियों ने फिजिकल परीक्षा में भाग लिया है। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं 8 बजे की स्पेशल खबरों के साथ।